ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश कालड़ा एमए प्रीवियस ज्योग्राफी की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि हम एमए प्रीवियस का फर्स्ट पेपर कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद के बारे में बताया। स्टूडेंट, ज्योग्राफी में 3 प्रकार की विचारधारा आपको मैंने बताया, अवगत कराया। उससे निश्चयवाद, जिसको हम प्रकृतिवाद कहते हैं, संभववाद फ्रांसीसी विचारधारा थी, और नव निश्चयवाद ग्रिफ्थ टेलर की विचारधारा। उससे थोड़ा और आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे आज क्या है क्रमबद्ध या वर्गीकृत भूगोल। क्रमबद्ध या वर्गीकृत भूगोल की बात करेंगे। क्रमबद्ध या वर्गीकृत, पहले बात कर लेते हैं क्रमबद्ध भूगोल या वर्गीकृत भूगोल। या आप कह सकते हो प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल, उसमें बात कर रहे हैं क्रमबद्ध या वर्गीकृत भूगोल, या आप इसको प्रादेशिक भूगोल का उदाहरण प्रस्तुत करना है। स्टूडेंट, क्रमबद्ध या वर्गीकृत भूगोल व प्रादेशिक भूगोल का उदाहरण। तो स्टूडेंट, आपको बताता हूं क्रमबद्ध भूगोल क्या है, वर्गीकृत, तो सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, यदि हम विश्व का अध्ययन, स्थिति व विस्तार, जलवायु, मिट्टी, खनिज, जनसंख्या, व्यापार, परिवहन, स्थल आकृति आदि के संदर्भ में करते हैं, तो इस प्रकार के अध्ययन को क्रमबद्ध उपागम कहते हैं। जब हम अफ्रीका, सुनिएगा स्टूडेंट, इसमें मैंने 2 वर्ड यूज किए, क्रमबद्ध और दूसरा प्रादेशिक या वर्गीकृत। ये वर्गीकृत क्रमबद्ध किसको कहते हैं? यदि हम विश्व का अध्ययन, स्थिति व विस्तार, जलवायु, मिट्टी, खनिज, जनसंख्या, व्यापार, परिवहन, स्थल आकृति आदि के संदर्भ में अध्ययन करते हैं, तो इस प्रकार के अध्ययन को क्रमबद्ध उपागम कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? क्रमबद्ध उपागम कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, जब हम अफ्रीका महाद्वीप का अध्ययन, स्थिति, विस्तार, जलवायु, खनिज, जनसंख्या, परिवहन, व्यापार में करते हैं, तो इस प्रकार के अध्ययन को प्रादेशिक अध्ययन कहते हैं। इसके बाद है स्टूडेंट अगला ऐतिहासिक भूगोल एवं समकालीन भूगोल। नंबर 3 ऐतिहासिक व समकालीन भूगोल। ऐतिहासिक व समकालीन भूगोल। तो स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं ऐतिहासिक व समकालीन भूगोल। इसमें क्या है स्टूडेंट, जरा ध्यान से सुनिएगा। वैज्ञानिक वर्षों या पूर्व वर्षों में क्षेत्र, प्रदेश या विश्व के भूगोल का क्या स्वरूप था, यह चर्चा ऐतिहासिक भूगोल का विषय है। उदाहरण, यदि भारत में मध्ययुगीन काल में मानव अधिवास के वितरण और फसलों के उत्पादन का प्रारूप क्या था, इस प्रकार का ज्ञान ऐतिहासिक भूगोल कहा जाएगा। हम बात करते हैं ऐतिहासिक भूगोल की। 2 चीजों की बात करते हैं, ऐतिहासिक और समकालीन। तो बात हो रही है ऐतिहासिक भूगोल 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। कौन सी शताब्दी? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में
ऐतिहासिक भूगोल मुख्य भूगोल की एक शाखा थी। 19वीं शताब्दी में ऐतिहासिक भूगोल एक प्रमुख शाखा थी। क्या थी? ऐतिहासिक भूगोल 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ऐतिहासिक भूगोल की मुख्य भूगोल की शाखा थी। ऐतिहासिक भूगोल में भूतकालीन सांस्कृतिक भूदृश्य का अध्ययन किया जाता है। इसमें भूतकालीन अधिवास, खेतों की आकृतियां, विभाजन, कृषि, व्यापार, परिवहन आदि बातों का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? ये 19वीं शताब्दी ऐतिहासिक भूगोल के 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ऐतिहासिक भूगोल मुख्य भूगोल की एक शाखा थी। ऐतिहासिक भूगोल में भूतकालीन सांस्कृतिक भूदृश्य का अध्ययन किया जाता है। इसमें भूतकालीन अधिवास, खेतों की आकृतियां, विभाजन, कृषि, व्यापार, परिवहन आदि बातों का अध्ययन किया जाता है। नंबर इसमें अगला है समकालीन भूगोल। इसमें धरातल के वर्तमान दृश्य, जगत की वस्तुओं और घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान जनसंख्या वितरण, कृषि पद्धतियां, परिवहन, संचार, व्यापार का अध्ययन किया जाता है। इसलिए वर्तमान को जानने के लिए भूतकाल को जानना आवश्यक है। क्या है? इसलिए वर्तमान को जानने के लिए भूतकाल को जानना आवश्यक है। तो स्टूडेंट अगला है कार्यात्मक प्रदेश या विधिवत प्रदेश। कार्यात्मक प्रदेश या विधिवत प्रदेश। कार्यात्मक प्रदेश। सुनो स्टूडेंट, अगला जो है कार्यात्मक प्रदेश बनाम विधिवत प्रदेश। बनाम विधिवत कार्यात्मक प्रदेश बनाम विधिवत प्रदेश। भूगोल में स्थान अथवा क्षेत्र की अवधारणा। भूगोल में स्थान अथवा क्षेत्र की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। स्थिति गुणात्मक या गुणहीन दोनों प्रकार की हो सकती है। कुछ स्थान गुणी होने के कारण कार्यों की पूर्ति में सुविधाजनक बने हैं, इनको कार्यात्मक प्रदेश कहते हैं। कुछ ऐसे स्थानों की अवधारणा भी है जो यथा नियम आकृति लिए हुए हैं, इन्हें विधिवत या आकस्मिक स्थान कहते हैं। ये वास्तविक नहीं होते, इनकी ज्यामिति आकृति कागज पर रखी जाती है। तो स्टूडेंट कार्यात्मक बनाम विधिवत प्रदेश। भूगोल में स्थान अथवा क्षेत्र की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। स्थिति गुणवान या गुणहीन दोनों प्रकार की हो सकती है। कुछ स्थान गुणी होने के कारण कार्यों की पूर्ति में सुविधाजनक बने हैं, इनको कार्यात्मक प्रदेश कहते हैं। कुछ ऐसे स्थानों की अवधारणा भी है जो यथा नियम आकृति के लिए हुए हैं, इन्हें विधिवत या आकस्मिक स्थान कहते हैं। ये वास्तविक नहीं होते हुए इनकी ज्यामिति आकृति पर रची जाती है। जैसे क्षेत्र में धरातल, मिट्टी, भू उपयोग, उद्योग, यातायात जुड़ाव, नाना प्रकार की सुविधाएं मिली हैं। ये सुविधाएं घुल मिलकर एक ग्रंथि के रूप में डली हैं, जो सम्मिलित रूप से उस स्थान को सर्वोत्तम उपयोग में बनाती है। तो स्टूडेंट एक क्षेत्र में धरातल, मिट्टी, भू उपयोग, उद्योग, यातायात जुड़ाव, नाना प्रकार की सुविधाएं मिली हैं। ये सुविधाएं घुल मिलकर
एक ग्रंथि के रूप में डली हैं जो समृद्ध रूप से उस स्थान को सर्वोत्तम उपयोगी बनाती हैं। विधिवत प्रदेश का उदाहरण एक एग्जाम्पल भी देंगे आपको किसका, विधिवत प्रदेश का। विधिवत प्रदेश हम किसको कहते हैं? एक महान सदृश्य, एक महान सदृश्य सजातीय क्षेत्रों में समुदायों का आवास नियमानुसार विधिवत है। स्टूडेंट, एक समान सदृश्य सजातीय क्षेत्रों में समुदायों का आवास नियमानुसार विधिवत है और वे आकारिक है। दो या दो से अधिक नियमबद्ध भिन्न भिन्न समुदायों में कार्यों के आधार पर समागम होते हैं। वे विधिवत या आकस्मिक होते हुए भी कार्यों में संयुक्त बन उठे हैं। अतः प्रदेश एक साथ कार्यात्मक भी है और नियमबद्ध। प्रदेश क्या एक साथ कार्यात्मक भी है और नियमबद्ध भी। भौतिक प्रदेश, वनस्पति प्रदेश, भाषा प्रदेश, कृषि प्रदेश, समरूप प्रदेश के उदाहरण हैं। तो स्टूडेंट एक चीज सुनिए, मैंने बात की है सबसे पहले क्रमबद्ध या कौन सा भूगोल है स्टूडेंट? क्रमबद्ध है। और दूसरा मैंने नाम लिया प्रादेशिक भूगोल है। इसके बाद है स्टूडेंट ऐतिहासिक या समकालीन भूगोल किसको कहते हैं? स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, ज्योग्राफी में वर्ड से यूज होता है क्रमबद्ध या वर्गीकृत भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, उसके बाद ऐतिहासिक व समकालीन भूगोल और उसका अगला है नंबर 3 कार्यात्मक प्रदेश बनाम विधिवत प्रदेश। इसके बाद स्टूडेंट हम बात करेंगे एक और टॉपिक पे आज क्षेत्रीय विभेदीकरण। हम बात करेंगे इसी में क्षेत्रीय विभेदीकरण किसको कहते हैं? क्षेत्रीय विभेदीकरण। अब सुनेंगे स्टूडेंट, क्षेत्रीय विभेदीकरण अध्ययन पद्धति का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। पॉइंट कितनी है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रीय विभेदीकरण सामान्य परिचय होगा स्टूडेंट का। धरातल पर मानव एवं प्राकृतिक दृश्य वस्तुओं में, धरातल पर मानव एवं प्राकृतिक दृश्य वस्तुओं में क्षेत्रीय विभेदीकरण और विशिष्टीकरण का अध्ययन हार्टशॉ कही रचना द नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1939 में इंगित विचार है। हैटनर से प्रेरित होकर हार्टशॉ ने भूगोल का मुख्य केंद्र व दावा विषय में निहित एकीकरण का उद्देश्य माना। तो स्टूडेंट, धरातल पर मानव एवं प्राकृतिक दृश्यों वस्तुओं में क्षेत्रीय विभेदीकरण और विशिष्टीकरण का अध्ययन हार्टशॉ कही रचना द नेचर ऑफ ज्योग्राफी में इंगित विचार है। हैटनर से प्रेरित होकर हार्टशॉ ने भूगोल का मुख्य केंद्र व दावा विषय में निहित एकीकरण का उद्देश्य माना। क्षेत्रीय विभेदीकरण का अर्थ क्या होता है वो बता दो। एक क्षेत्र में व्यापक अनूठापन या विशिष्टता उसे दूसरे क्षेत्र से भिन्न व्यक्तित्व प्रदान किए हैं। इसी संकल्पना को क्षेत्रीय विभेदीकरण या विशिष्टीकरण नाम से पुकारा जाता है। इसे क्षेत्र भूगोल या प्रदेश विज्ञान भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट, एक क्षेत्र में व्यापक अनूठापन या विशिष्टता उसे दूसरे क्षेत्र से भिन्न व्यक्तित्व
प्रदान किए हैं। इसी संकल्पना को क्षेत्रीय विभेदीकरण या विशिष्टीकरण नाम से पुकारा जाता है। इसे क्षेत्रवर्णी भूगोल या प्रदेश विज्ञान भी कहा जाता है। क्षेत्रीय दृष्टिकोण का उद्देश्य प्रदेशों तथा स्थानों के सह अस्तित्व का, उनके अंतर संबंधों का, उनकी विविधताओं का ज्ञान प्राप्त करना है। हेटनर के अनुसार भूगोल पृथ्वी के क्षेत्रों का ज्ञान है। हेटनर के अनुसार भूगोल पृथ्वी के क्षेत्रों का ज्ञान है और ये क्षेत्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं। हेटनर क्या कहते हैं स्टूडेंट? भूगोल पृथ्वी के क्षेत्रों का ज्ञान है और ये क्षेत्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मानव भूगोल में 1980 की शताब्दी में, मानव भूगोल में 1980 की शताब्दी में क्षेत्र विभेदीकरण के 3 समूह प्रकट हुए थे जो निम्न प्रकार से हैं। पहला, मानवतावादी सोच। नंबर 1, मानवतावादी सोच। तो सुनिए स्टूडेंट, जिसमें मानवीय बोध व जानकारी करना ध्येय था। इसकी पद्धति भूदृश्य या चित्रात्मक बोध कराने पर आधारित तकनीक थी। इसमें क्षेत्र के भूदृश्यों, वस्तुओं को लाक्षणिक संकेतों द्वारा निर्वचन किया जाता था। स्टूडेंट क्या है? पहली सोच मानवतावादी सोच। जिसमें मानवीय बोध व जानकारी कराना ध्येय था। इसकी पद्धति भूदृश्य का चित्रात्मक बोध कराने पर आधारित तकनीक थी। इसमें क्षेत्र के भूदृश्यों, वस्तुओं को लाक्षणिक संकेतों द्वारा निर्वचन किया जाता था। इसके बाद है श्रम विभाजन संबंधी विश्लेषण। श्रम विभाजन संबंधी, श्रम विभाजन संबंधी क्या बताया स्टूडेंट मैंने? अगला पॉइंट है श्रम विभाजन संबंधी विश्लेषण। इसको स्टूडेंट ध्यान रखना है, श्रम क्या चीज है, श्रम विभाजन क्या चीज है। श्रम विभाजन संबंधी विश्लेषण, इसमें भूगोल के जानकारों का मंतव्य क्षेत्र में आर्थिक क्रियाओं व जन कल्याण के कार्यों का विवेचन मार्क्सवादी दृष्टिकोण से किया जाने लगा। अगला है प्रासंगिक सिद्धांत। क्या है स्टूडेंट? प्रासंगिक सिद्धांत। इसमें सुनिए स्टूडेंट, इसमें क्षेत्रों में विभिन्नता और समानता को मानवीय एजेंसी और सामाजिक संरचना के माध्यम से विभेद द्वारा देखना था। प्रासंगिक सिद्धांत में क्या है? इसमें क्षेत्रों में विभिन्नता और समानता को मानवीय एजेंसी और सामाजिक संरचना के माध्यम से विभेद द्वारा देखना था। अगला पॉइंट है क्षेत्रीय विभेदीकरण की आलोचना। क्षेत्रीय विभेदीकरण की आलोचना। तो इसमें सुनिएगा स्टूडेंट, क्षेत्रीय विभेदीकरण की आलोचना निम्न आधारों पर की जा सकती है। जो पॉइंट था हमारा,
क्षेत्रीय विभेदीकरण। इसमें 3 मेन पॉइंट थे, मानवतावादी सोच, श्रम विभाजन संबंधी विश्लेषण, प्रासंगिक सिद्धांत और अब है क्षेत्रीय विभेदीकरण की आलोचना। ध्यान से सुनिएगा। निम्न आधारों पर की जा सकती कुछ आधार नहीं है। नंबर 1, इसमें अध्ययन प्रभावी व स्थायी सामान्यीकरण की ओर नहीं ले जाता है। इसमें अध्ययन प्रभावी व स्थायी सामान्यीकरण की ओर नहीं ले जाता है। अगला पॉइंट है क्षेत्र का वर्णन मात्र अनूठापन व अस्थायी आधार पर किया जाता है। अगला है इसमें सामान्य नियम निर्धारण का पालन किया जाता है। पहला, इसमें अध्ययन प्रभावी व स्थायी सामान्यीकरण की ओर नहीं ले जाता है। नंबर 2, क्षेत्र का वर्णन मात्र अनूठापन व अस्थायी आधार पर किया जाता है। अगला है स्टूडेंट, इसमें सामान्य नियम निर्धारण का पालन किया जाता है। नंबर 4, कोई भी प्रदेश पूर्ण रूपेण से अलग नहीं है। एक प्रदेश चारों ओर के क्षेत्रों के प्रभाव का परिणाम है। नंबर 5, इसमें केवल असमानताओं पर बल दिया जाता है। नंबर 6 स्टूडेंट, भूगोल में क्षेत्रीय संबंधों का अध्ययन भी किया जाता है। तो हम बात कर रहे थे क्षेत्रीय विभेदीकरण की। तो हार्टशॉम की पुस्तक थी स्टूडेंट द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, 1939 में क्षेत्रीय विभेदीकरण को इंगित किया गया था। इसमें 3 खास बातें थी स्टूडेंट जिस पे मैंने चर्चा की थी। इन खास चीजों में क्षेत्रीय विभेदीकरण में मानवतावादी सोच, श्रम विभाजन संबंधी विश्लेषण, प्रासंगिक सिद्धांत और क्षेत्रीय विभेदीकरण की आलोचना। तो स्टूडेंट जो हमने बात की थी यार, कुछ पॉइंट्स थे, उनमें जरा एक नजर भी देखते हैं। पहले मैंने बात की क्रमबद्ध या वर्गीकृत भूगोल या जिसको हम प्रादेशिक भूगोल कहते हैं। तो क्रमबद्ध भूगोल क्या होता है? यदि हम विषयों का अध्ययन स्थिति व विस्तार, जलवायु, मिट्टी, खनिज, जनसंख्या, व्यापार, स्थल आकृति आदि के संदर्भ में अध्ययन करते हैं तो इस प्रकार के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्रमबद्ध उपागम कहते हैं। जब हम अफ्रीका महाद्वीप का अध्ययन स्थिति, विस्तार, जलवायु, खनिज, जनसंख्या, परिवहन, व्यापार में करते हैं तो इस प्रकार के अध्ययन को प्रादेशिक अध्ययन कहते हैं। ऐतिहासिक भूगोल एवं समकालीन भूगोल की बात करते हैं। तो स्टूडेंट ये पॉइंट भी मैंने आपको बताया। विंगित वर्षों या पूर्व वर्षों में क्षेत्र, प्रदेश या विश्व के भूगोल का क्या स्वरूप था, यह चर्चा ऐतिहासिक भूगोल का विषय है। उदाहरण, यदि भारत में मध्ययुगीन काल में मानव अधिवास के वितरण और फसलों के उत्पादन का प्रारूप क्या था, इस प्रकार ज्ञान ऐतिहासिक भूगोल में कहा जाएगा। अगला है ऐतिहासिक भूगोल के बारे में थोड़ा सा मैं भी बता दूं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ऐतिहासिक भूगोल मुख्य भूगोल की शाखा थी। ऐतिहासिक भूगोल में भूतकालीन सांस्कृतिक भूदृश्य का अध्ययन किया जाता है। इसमें भूतकालीन अधिवास, खेतों की आकृतियां, विभाजन, कृषि, व्यापार, परिवहन आदि बातों का अध्ययन किया जाता है। आगे है स्टूडेंट समकालीन भूगोल। इसमें धरातल के वर्तमान दृश्य, जगत की वस्तुओं और घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान जनसंख्या वितरण, कृषि पद्धतियां, परिवहन, संचार, व्यापार का अध्ययन किया जाता है। तो स्टूडेंट उसके बाद हमने बात की थी कार्यात्मक बनाम विधिवत प्रदेश की, और बाद में हमने लास्ट में बात की है क्षेत्रीय विभेदीकरण। क्षेत्रीय विभेदीकरण क्या होता है स्टूडेंट?
ये हार्टशोर की पुस्तक द नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1939 में गीत है जो विचार है। हेटनर से प्रेरित होकर हार्टशोर ने भूगोल का मुख्य केंद्र व दावा विषय नींव एकीकरण का उद्देश्य माना। क्षेत्रीय विभेदीकरण के बारे में 2 लाइन और बता दूं स्टूडेंट। इस क्षेत्र में व्यापक अनूठापन या विशिष्टता उसे दूसरे क्षेत्र से भिन्न व्यक्तित्व प्रदान किए। एक क्षेत्र में व्यापक अनूठापन या विशेषता उसे दूसरे क्षेत्र से भिन्न व्यक्तित्व प्रदान किए हैं। इसी संकल्पना को क्षेत्रीय विभेदीकरण या विशिष्टीकरण नाम से पुकारा जाता है। इसे क्षेत्रवर्णी भूगोल या प्रदेश विज्ञान भी कहा जाता है। क्षेत्रीय दृष्टिकोण का उद्देश्य है प्रदेशों तथा स्थानों के सह अस्तित्व का, उसके अंतर संबंधों का, उनकी विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करना है। हेटनर के अनुसार भूगोल पृथ्वी के क्षेत्रों का ज्ञान है और ये क्षेत्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मानव भूगोल में 1980 की शताब्दी में क्षेत्र विभेदीकरण को 3 स्वरूप प्रकट किए थे जो इस प्रकार है। पहला था मानवतावादी सोच, दूसरा श्रम विभाजन संबंधी विश्लेषण और तीसरा था प्रासंगिक सिद्धांत। तो स्टूडेंट मेरा जो ये क्वेश्चन था आपका एमए प्रीवियस का वो यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको नमस्कार।